जन्नत के पत्ते बाब नंबर 7। मरमरा समंदर नमकीन पानी। आयशे ने मुस्कुराकर उनको देखते हुए छुरा अपने सीप के एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे वो क्या चीज है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के जर्रे से बनती है। हया हया वो मिट्टी के जर्रे से बनता है और उसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो छुरा घूम कर कत्ल। वो जोश से बेरब्त जुमले बोलती आयशे के हाथों को देख रही थी जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का खोल चटका। आयशे ने किताब की तरह से उसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफेद मोती जगमगा रहा था। मोती पर्ल पूरे 5 हरूफ। बहारे खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डिब्बे के कोड बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी। वो अब उस पे पर्ल दिख रही थी। हया और आयशे बेइख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर उसे देखने लगी। जैसे ही बहारे आखिरी हर्फ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज के साथ बॉक्स के स्लाइड से दोबारा दरवाजा बाहर को खुला। हया की तवक्का के बरक्स वो बक्स ऊपर ढक्कन के बजाय स्लाइड्स की दराज से खुलता था। दराज में सियाह मखमली कपड़ा बिछा था और उस पे एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। नेकलेस दरअसल प्लेटिनियम की जंजीर थी जिस पर हर 2 कड़ियां छोड़ कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वस्त में हीरे के बजाय 3 कड़ियां लटकती थीं जिनके आखिरी सिरे पे एक सफेद मोती परोया हुआ था। वो तीनों मबहूत सी उस बेशकीमत जगमगाते हुए नेकलेस को देख रही थीं। बहारे तो वो वही मोती है जो तुम्हारे सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुर्रहमान को दे दिया था। आयशे शशदर सी उसी मोती को देखते हुए बोली थी। हाँ ये तो वही है, अब्दुर्रहमान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतनी ही कह सकी। उसे उस तोहफे और उस तोहफे को देने के अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। बहारे ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लटकाया, फिर चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुर्रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकालकर अब हर जाविये से उसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुर्रहमान को जरूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारे की खुशी बयान से बाहर थी। हया मैंने तुम मैं हया मैं तुमसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ तुम मुझसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती सीप के खोल उठाने लगी। अभी उसे पूरी माला बनानी थी। हया तुम मेरी तस्वीर खींचो, मैं इसे सर पे क्राउन की तरह पहनती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पे ताज की तरह पहने उठकर साहिल पे जा खड़ी हुई। उसने वो तोहफा 2 ढाई माह बाद खोला था। सो आज उसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज है। समंदर की तरफ पुश्त किए खड़ी बहारे ने आयशा की बात नहीं सुनी थी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया। प्रिंसेस अब तुम जरा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। उसे बेइख्तियार बेवकदा के बाजार में सड़क के वस्त में खड़ी बहारे याद आ गई जिसके गिर्द सियाहों का जमघटा लगा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया और साथ पानी भी। उससे पहले कि इनमें से किसी की कुछ समझ में आता, बहारे के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखला कर पलटी और फिर उसकी चीखें हर सू बुलंद हुई। हयात तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई। सीपियों के खोल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बहारे चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर उसका नेकलेस छीन कर ले गई थी वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई। हार पानी में गुम हो गया। बहारे जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस हया, मेरा नेकलेस। आयशे पीछे से उसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशे उसे आवाज दे रही थी मगर वो सब कुछ बुलाए बेवकदा की शहजादी की ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समुंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी मगर नेकलेस कहीं नहीं था। उसने थक कर अपने अकब में देखा जहां आयशे बेमुश्किल आंसू रोके तड़पती बिलखती बहारे को पकड़े रखी थी।
आयशे मेरा नेकलेस, आयशे मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो फूट फूट कर रोती आयशे के बाजू खुद से हटाने की सही कर रही थी। नेकलेस वहां कहीं भी नहीं था। उसे नमकीन गहराई वाली समंदर अपने अंदर ले गई थी। बहारे की जिंदगी का पहला और वाहिद मोती उससे खो गया था। बहारे मैंने बहुत ढूंढा मगर देखो जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों में बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो। कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेजी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती बिलक बिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसू का फंदा पड़ गया। उसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वो बेमुश्किल लब भींच कर जब्त किए हुए थे। पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी। जब उसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तिकलाल स्ट्रीट की उस शॉप में डीजे सर पकड़कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। उस शाम वो दोनों बेमुश्किल बहारे को संभालती घर वापस लाई थी और अब लॉन्ग रूम में पड़े सोफे पर बैठी थी। यूं की बहारे दरमियान में थी और उसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के आर पार अंधेरा उतर रहा था। आतिशदान में मसनवी लकड़ियां भटक रही थी। बहारे उसी तरह रोए जा रही थी। उसके पास आंसुओं का मरमरा था जो खत्म नहीं हो रहा था। बहारे मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो उसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर थी मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफी में सर हिलाती रोए जा रही थी। बिल्कुल उस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुर्रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुर्रहमान तो मैं खुद वैसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा। मैं उसे कहूंगी मगर इसमें मेरा मोती नहीं होगा। आयशे मम्मी। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सिर घुटनों पर रखे मगमूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं उसे नेकलेस में परो दूंगी। मगर बहारे इसकी कोई बात नहीं मान रही थी। उसके लिए उस नेकलेस का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शे का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारे अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मजीद बुलंद आवाज में रोने लगी तो आयशे ने बरहमी से डांटा। वो कब से तुम्हें मना रही हैं और तुम हो कि बदतमीजी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मीन हो आयशे। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुर्रहमान मुझे गिफ्ट दे। हाँ, आयशे हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपने छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशे के घुटने पर मुक्के मारने लगी। हाँ ने पीछे से उसे बाजू में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है। आयशे रुहासी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुर्रहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया क्योंकि तुम उससे लड़ रही थी। तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने उससे कहा था कि वो बाहर गुल से बेतकल्लुफ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। मैंने खुद देखा था सुराख से। आयशे का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म उभरे। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारिहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोच कर उसका चेहरा सामने किया। अब्दुर्रहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। उसने गुस्से से बहारे को झटका दिया। अब्दुर्रहमान मर गया है हमारे लिए। एक झटके से उसने बहारे के कंधे छोड़े और तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साकत जामिद हो चुकी थी। लब आपस में पेवस्त किए वो गोया आंसू रो के बैठी थी। बहारे। उसी ने तअस्सुफ से उसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। उनके मुश्तरका बेडरूम का दरवाजा खुला था और बहारे बेड पे चित लेटी भी नजर आ रही थी। अभी उसे चढ़ना मुनासिब नहीं था सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियां चढ़ने लगी। आयशा छत पे थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। उसके पीछे खुला आसमान था सयाह रंग में और नीचे जदेसी के ऊपर पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो उसके सियाह स्कार्फ में दमकते चेहरे पर लढ़कते आंसू देख रही थी। उसे बेइख्तियार डीजे याद आई जब वो उनसे नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे। वो दुखी दिल से कहती उसके साथ आ बैठी और होले से उसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बे आवाज रोए गई। आयशा यूं मत रो। वो बच्ची है। उसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारे ठीक कह रही थी। मैं वाकई अब्दुर्रहमान से लड़ी थी मगर सिर्फ उस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती। मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को। बहारे ने
आयशे ने भीगी निगाहें उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुर्रहमान ने बताया है कि उसका एक भाई भी है? नहीं, वो बुरी तरह चौंकी। मैं और बहार अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर आने का अपना नहीं है, ये घर आने की वालिद की मलकियत है। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के दोनों बेटों ने उससे अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मेरा नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुर्रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया कि उसका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल घर छोड़कर चला गया था। क्यों? कैसे? अब्दुर्रहमान लाइल्म था, मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुर्रहमान को ऑफिस में जाते देखा गया और ये वहां से किसी झगड़े की आवाज आ रही थी। तब मैं अब्दुर्रहमान से बहुत लड़ी थी। वो जानता था कि उसका भाई किधर है, मगर उसने हम सब से झूठ बोला। आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दुर्रहमान उसके बारे में जानता है, मगर उसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुर्रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे दे तब ना। वो कहता है कि उसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो सब कुछ छोड़ कर गया है। पहले तो उन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान पानी की तरह उस पर पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने उसको बहुत याद करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है उनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार उसे अपने सामने देखा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बाज लोग कहते हैं कि वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंड में अमूमी तासुर यही है कि वो यूनान चला गया और वहां पे होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है। मगर यकीन मानो यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर उसकी आवाज आंसुओं से भोजल थी। आयशे, तुम और बहारे अब्दुर्रहमान की इतनी तारीफें करते हो, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, मगर आज मुझे ये कहने दो कि वो इस्तांबुल में खासा बदनाम है। लोग उसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो आयशे की बात नहीं सुन रही थी। उसका दिमाग उसी एक नुक्ता पे मरकूज हो गया था। अब्दुर्रहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई। कोई भी शख्स यूं ही इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं जाता। कोई तो बात थी। बिल आखिर उसे अब्दुर्रहमान की एक कमजोरी मिल गई थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।